स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया कि समान प्रकार के विद्युत आवेश अर्थात सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों अर्थात विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में ही एक बल कार्य करता है, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। अतः दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल लगता ही लगता है। इस बल को ही हम विद्युत बल कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल के संदर्भ में एक नियम दिया। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कूलाम का नियम ही है। कूलाम का नियम टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। यहाँ पर हमने दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 लिए हैं। स्थिर बिंदु आवेश का अर्थ यहाँ पर है कि Q1 व Q2 अपनी जगह स्थिर रहेंगे, मोशन में नहीं होंगे। तो Q1 पहले आवेश की मात्रा है और Q2 यहाँ दूसरे बिंदु आवेश की मात्रा है। r दूरी पर दोनों बिंदु आवेश रखे हुए हैं। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण में दोनों जैसे कोई सा भी फोर्स हो सकता है, क्योंकि अगर ये Q1 और Q2 समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, और अगर ये विपरीत प्रकृति के होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की एलोंग होती है, उसके अनुदिश होती है। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों बिंदु आवेश Q1 व Q2 की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों तथ्यों को कंबाइन करें तो हम पाते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनल हटा करके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ला रहे हैं, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां स्मॉल k जो हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज किया है, इसे हम कूलाम नियतांक या फिर स्थिर विद्युत नियतांक भी कहते हैं। अगर दो बिंदु आवेश जो Q1 Q2 हमने लिए हैं ये निर्वात या वायु में स्थित है, तब यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो k की ये वैल्यू अगर हम ऊपर रखें तो हम पाते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यह दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए फॉर्मूला प्राप्त हुआ। लेकिन अगर उन्हीं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु निर्वात में स्थित ना होकर के किसी k प्रारूतांक वाले माध्यम में स्थित है, तब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k × Q1 Q2 by R स्क्वायर न्यूटन। नियम में प्रयुक्त पदों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नोट ले रहे हैं, जिसमें से पहला नोट विद्युतशीलता परमिटिविटी का है। विद्युतशीलता किसी पदार्थ या माध्यम का वह गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है। इसे एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, जबकि जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसे हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। विद्युतशीलता को थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक समझने के लिए हम ले सकते हैं, जो अपने दैनिक जीवन से उठा सकते हैं। इससे थोड़ा सरलता होती है टॉपिक को समझने के लिए। जो एक से नाम से मेल खा रहे हैं, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता और सहनशीलता। तो विद्युतशीलता को डिफाइन करने के लिए हम ये मानते हैं कि जैसे कि माना ये एक पदार्थ है और जैसे ऊपर बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र जब हम उत्पन्न करते हैं तो ये पदार्थ उसका विरोध करता है। कि पदार्थ विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? हमें क्या उत्पन्न करना है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है हमें यहाँ पर।
तो जितना ही ज्यादा विरोध उत्पन्न करेगा, ये कहें कि अगर इसका विरोध अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र उतना ही कम उत्पन्न हो पाएगा। विद्युत क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र कम हो गया। अब इसे हम ऐसे समझें जैसे कि ए, बी और सी, कोई तीन व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति ए की बी के साथ कुछ कहा सुनी हुई और इस ए व्यक्ति ने इस बी को दो चपत लगा दिए, और ऐसे ही इस व्यक्ति ए की जब सी से कुछ कहा सुनी हुई तो इस ए ने इस सी व्यक्ति को चार चपत लगा दिए। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस बी का जो विरोध करने की क्षमता है, विरोध अधिक है इसका, इसी वजह से ए इसको केवल दो ही चपत लगा पाया, जबकि जो सी है उसे विरोध करना का जो गुण है उसमें वह कम है, इसलिए उस पर अधिक यानी चार चपत लगा पाया। अब यहाँ जो बी का विरोध है वो अधिक है, और विरोध जब अधिक होता है तो जैसे विद्युत क्षेत्र कम होता है तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी जो सहनशीलता है वो कम हो गई है बी, क्योंकि बी की सहनशीलता कम, वो ज़्यादा नहीं सह पा रहा है, दो चपत लगाने के बाद वो विरोध उसका ज़्यादा उभर कर आ रहा है, और जो विरोध जो है वो कम होता है, जैसे सी कम विरोध कर रहा है तो उसके जो है वो चार चपत लग रहे का मतलब क्या है कि उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो वही बात यहाँ पर है कि उसकी सहनशीलता है वो जो बढ़ गई है। विद्युत क्षेत्र अगर कम है तो इसका मतलब हो जाता है कि उसकी विद्युतशीलता भी कम है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम एप्सिलॉन जीरो की न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसकी 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो को अगर निकालें तो एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई × 9 × 10⁹, जो इसकी यूनिट होगी, अगर हम या तो नीचे यूनिट लिखेंगे और नहीं तो इसका यूनिट हो जाएगी सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे सोल्व करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तीसरे नोट में एप्सिलॉन जीरो अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र प्राप्त करेंगे। इसमें कूलम के नियम से जो फॉर्मूला प्राप्त किया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालनी है, तो इसलिए हम यहाँ से पहले एप्सिलॉन जीरो निकाल लेते हैं। 1/4 पाई Q1 Q2/fr²। तो अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो विमीय सूत्र इक्वल टू, ये विमाहीन राशि होगी 1/4 पाई। यहाँ पर Q1 आवेश है, आवेश की विमा लिखी जाएगी 80, Q बराबर IT से निकलिए। दूसरा भी Q2 भी आवेश है तो उसकी विमा सेम होगी 80। यहाँ F फोर्स है, बल की विमा होती M L T-2। R या डिस्टेंस को दिखाता, उसकी विमा होती L, 2 पावर लग गया। सोल्व करने पर ये बना M पावर -1, L पावर -3, T पावर 4, A पावर 2। तो ये विमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से एमकेस पद्धति में अगर हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक देखें तो उसका मात्रक प्रति किग्रा मीटर पावर 3 सेकंड पावर 4 एम्पीयर 2 आता है। चौथे नोट में माध्यम के परावर्तनांक के की परिभाषा ले रहे हैं। कूलम के नियम से जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का, जबकि दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे हुए थे। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r², हमने इक्वेशन 1 के रूप में लिया। और जब दोनों बिंदु आवेश किसी पराविद्युत माध्यम में रखे थे तो F के सफिक्स में M लगाकर मीडियम को दिखा रहा है, माध्यम को। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो K Q1 Q2/r² हुआ, इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं
तो डिवाइड करने पे F अपॉन FM ये आ गया है। और जब इक्वेशन 1 को डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है कैंसिल होगा, क्यों टू बाई आर स्क्वायर पर कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से वैल्यू मिलेगी हमें। तो K इक्वल टू यहाँ पर निकल कर आया है F अपॉन FM। अब K यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है उसे ही से ये डिफाइन होगा। फॉर्मूला है K इक्वल टू F अपॉन FM। तो F और FM की जो रेशियो है, अनुपात है, वही माध्यम का परावर्तनांक कहलाता है। किसी पराविद्युत माध्यम का परावर्तनांक अर्थात K निर्वात में कुछ दूरी पर रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F, क्योंकि इसमें F ऊपर है और F तब था जब दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे थे। तो जब दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे हैं तब उनके बीच लगने वाला बल, और वे ही दो बिंदु आवेश उतनी ही दूरी पर जब किसी माध्यम में रखे हैं तब उन पर लगने वाला विद्युत बल का जो अनुपात है वह माध्यम का परावर्तनांक कहलाता है। तो डेफिनेशन फॉर्मूले से तैयार हो जाती है। इसके बाद 5th नंबर का नोट, वायु या निर्वात के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है, याद रखेंगे। एयर और वैक्यूम न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। एयर या वैक्यूम के लिए जो परावर्तनांक है माध्यम का, उसका मान 1 होता है। इसके अलावा अगर कोई भी परावर्तित पदार्थ जैसे कांच होता है, मोम, कागज, तेल, इन सभी के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है। 6th नोट में या कुछ माध्यम और उनके परावर्तनांक प्रदर्शित किए हुए हैं। जैसे वायु के लिए भी हमने बताया कि 1 होती है, वो अप्रोक्सीमेट में 1 लिया हुआ है। वायु की एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर 1.000059 होती है। निर्वात के लिए 1 होती है, तो हम दोनों के लिए 1 कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कांच के लिए प्रदर्शित किया है 5 से 10 के बीच में, अभ्रक के लिए 3 से 6, मोम 2 से 2.5, जल 80, रबर 7। और ये लास्ट का पॉइंट ध्यान रखेंगे और पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा यूज होता है। माध्यम के परावर्तनांक K की वैल्यू वायु के लिए या निर्वात के लिए होती है 1, और धातु के लिए इन्फिनिटिव होती है। कोई भी धातु है उसके लिए माध्यम का परावर्तनांक K का मान अनंत होता है। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में संबंध देखेंगे। इनमें संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। इसमें प्रयुक्त पदों को अर्थ बताएं तो एप्सिलॉन यहाँ पर पराविद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी उस माध्यम की विद्युतशीलता है जो पराविद्युत पदार्थ है। एप्सिलॉन 0 अगर पराविद्युत पदार्थ नहीं है, निर्वात है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। और K पराविद्युत माध्यम के पराविद्युतांक को प्रदर्शित करता है।